चलिए तो आज से शुरुआत करें क्लास 12th का, है ना। सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या अपने पास पढ़ना है 12th क्लास में। कोई भी एक बच्चा थोड़ा गेट लगा देगा पीछे का। दिख रहा होगा सबको, उम्मीद है कि, है ना। तो अब थोड़ा समझिए आपका सिलेबस जो है वो, हाँ। और टाइम पे थोड़ा अवल करो। देखिए जल्दी बढ़िए, आ गया, ये आ गया, यहाँ पे आइए जल्दी। गेट सटा दीजिएगा क्योंकि उधर ट्रक का बहुत आवाज आएगा। चलिए देखिए, हमारे फिजिक्स वाले सिलेबस में, फिजिक्स के चैप्टर में आपको दो बुक पढ़ना है। 11 में भी दो बुक पढ़ना था ऑलरेडी, 12th में भी आपको दो बुक पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका बुक 1 का काम है और ये बुक 2 है, ठीक है। तो आपके पास इतना टोटल यूनिट्स पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला भाग आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। क्या पढ़ना है? जिसको हम लोग हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। इस चीज में हमें क्या पढ़ना होता है? आवेश के बारे में। देखो यहां से लेकर, ठीक है, हाँ, थोड़ा और पहले, आज भर लास्ट वार्निंग है। आ गया ये, इधर से यहाँ आइए आगे जल्दी। देखिए, तो सबसे पहला भाग आपको स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है। इसमें यहां से लेकर और यहां तक के भाग में, मतलब यहां इतना दूर, ये पूरा का पूरा जितना भी आपको भाग दिख रहा है, इन सब में आवेश के बारे में पढ़ना है। आपने नाम सुना होगा विद्युत आवेश का, है ना, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, है ना। उसी के बारे में पढ़ना है। कुछ ऐसे ब्रांच है जिसमें हमको क्या पढ़ना है, आवेश को ना रख देना है एक जगह पे, ठीक है। और वो बस स्थिर रहे, वो गति ना करे, बस स्थिर रहे एक जगह पे। उसके कारण से अब उसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बनेगा। कितना बल आएगा, कितना ऊर्जा आएगा, क्या कार्य करेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब हम यहाँ ढूंढेंगे सिर्फ इस भाग में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, आवेश को एक जगह पे रखेंगे नहीं, आवेश को गति करवाना शुरुआत करेंगे। यानी आवेश बस अब रुके मत रहो, दौड़ना शुरू करो। तो वहां के बाद अब विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ऊर्जा, कार्य, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आने लगेंगे। तो उस थ्योरी को हम लोगों को यहां से यहां तक में पढ़ना है, ठीक है। यानी हमको पूरा पूरा ये भाग ही आवेश के बारे में ही पढ़ना है, जिसमें आवेश को हम स्टेशनरी मोड में रखेंगे यानी स्थिरावस्था में। कुछ ऐसे भाग होंगे जिसमें हम लोगों को उसको गति में करवाएंगे। तो फिलहाल हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर तो पढ़ेंगे ही। तो स्थिर वैद्युतिकी आपका पहला ब्रांच हो गया, ठीक है। दूसरा ब्रांच है करेंट इलेक्ट्रिसिटी, करेंट, जिसको हम लोग विद्युत धारा का नाम दे सकते हैं, विद्युत धारा, ठीक है। तो दूसरा भाग आपका विद्युत धारा है। तीसरा भाग है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट एंड मैग्नेटिज्म। करेंट का मतलब होता है धारा, करेंट का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट होता है तो विद्युत धारा, करंट मतलब धारा। और मैग्नेटिज्म का मतलब होता है चुंबकत्व। क्या होता है? तो धारा और चुंबकत्व का मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब चुंबकीय प्रभाव। तो धारा और चुंबकत्व का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, ये आपका तीसरा भाग हुआ, ठीक है।
उसके बाद अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये क्लास 10th में पढ़ना था। देखो आप जो भी क्लास 9th में पढ़े थे उसका बहुत सारा पार्ट आपको 11th में मिला होगा। जैसे 9th क्लास में गति वगैरह के बारे में पढ़ना था, है ना, दूरी विस्थापन ये सब, तो वो 11th क्लास में मिला था। हालांकि 11th में आपको ज्यादा डिटेल पढ़ना था और कुछ ऐसे भी टॉपिक पढ़ना था जो 9th में नहीं था। और 12th में आपको वो टॉपिक पढ़ना है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था, उसका उससे थोड़ा बड़ा रूप पढ़ना है और थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। जैसे आपने प्रकाश के बारे में क्लास 10th में पढ़ा था, परावर्तन अपवर्तन, ऐसे बहुत सारे भाग, तो ये सारा आपको 12th में कम बैक करेगा। विद्युत धारा के बारे में भी वहां पढ़ना था, चुंबकत्व के भी बारे में पढ़ना था 10th में, तो ये सारा चीज कम बैक करेगा। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, आपने कुंडली उंडली का नाम सुना होगा क्लास 10th में। जैसे पंखा में कुंडली लगा होता है, मोटर में कुंडली लगा होता है, तो कुंडली किस थ्योरी पे काम करता है, आखिर कुंडली ऐसा क्या करता है जिसके कारण से पंखा घूमने लगता है, मोटर घूमने लगता है, तो ये सब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के थ्योरी में बताया जाता है। तो ये चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और अल्टरनेटिंग करंट, मतलब प्रत्यावर्ती धारा। कौन धारा? और प्रत्यावर्ती का मतलब क्या होता है? इंग्लिश अल्टरनेट होता है। जैसे अगर बोला जाए आपको कि आपका कहीं पे क्लास जो है वो 1 डे अल्टरनेट चल रहा है, 1 डे अल्टरनेट का मतलब एक दिन छोड़ के, मतलब हो सकता है आज एक सब्जेक्ट चले तो दूसरा कल दूसरा सब्जेक्ट चले, तो ये अल्टरनेट हुआ एक दिन छोड़ के। 2 डे अल्टरनेट मतलब आज एक सब्जेक्ट चला तो अब 2 दिन नहीं चलेगा, उसके अगले दिन चलेगा, है ना। तो अल्टरनेट का मतलब ये होता है, रेगुलर मतलब डेली। तो ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर हो गया। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसका नाम आपने सुना था अभी हम लोग तरंग ना, अभी क्यों आ रही है? आज लास्ट वार्निंग है, चलो जल्दी। विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। आपने तरंग का प्रकार पढ़ा था, याद है? हमने तरंग का चैप्टर हाल में 11th में हुआ है ना, तो तरंग का प्रकार हमने आपको बताया था, यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, ऐसे ऐसे तरंग का 3 नाम हमने बताया था। जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब हमने बताया था कि एक ऐसा तरंग जो निर्वात में भी गमन कर सके, जिसको चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारा ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, हम जब बोल रहे हैं ना तो आप सबको सुनाई दे रहा है, इसके पीछे रीजन है कि हमारे और आपके बीच में एक माध्यम है, और वो माध्यम हवा है ना। पानी में भी आवाज सुनाई सकता है, सुनाई दे सकता है, लेकिन अगर निर्वात हो जाए, बीच में से हवा हटा दिया जाए, ठीक है, और हम यहाँ से कितना भी चिल्ला ले आपके पास आवाज नहीं जाएगी। तो ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम चाहिए, तो वो ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं। लेकिन कुछ ऐसे तरंग हैं जो बिना माध्यम के भी चल सकते हैं, जैसे प्रकाश। आप सोचो, सूर्य कहाँ है? बहुत दूर, है ना। पृथ्वी यहाँ है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल, तो वायुमंडल मतलब यहाँ गैस हवा है, लेकिन इसके बाद तो यहां तक कुछ नहीं है ना, पूरे निर्वात है, फिर भी प्रकाश यहां से यहां आ रहा है कि नहीं, तो ये निर्वात में भी गमन कर लेता है, तो वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो जो जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, कौन कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय है, उसकी गुण क्या है, वो सारे के लिए एक स्पेशल चैप्टर बनाया गया है, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्लियर है? आगे अब चलते हैं हम लोग बुक 2 में, ये बुक 1 का कहानी है, ठीक। बुक 2 में जिसमें सबसे बड़ा टॉपिक पढ़ना है ऑप्टिक्स, पूरे 12th का सबसे बड़ा सेक्शन है ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स पढ़ लेने का मतलब है कि आपका मतलब 50% रिजल्ट तो आपका फिजिक्स का ये अकेले दे देगा, अगर आपकी इसकी टॉपिक्स कंप्लीट है तो। बाकी कोई टॉपिक्स, पूरा टॉपिक कंप्लीट है तो बढ़िया, 80 90% नंबर आ जाएगा। अगर ऑप्टिक्स कंप्लीट है तो अकेले 44 से 50% तक रिजल्ट दे देगा, ये इतना बड़ा सेक्शन है। तो सबसे बड़ा सेक्शन है ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशिकी का नाम देते हैं। क्या? प्रकाशिकी, ठीक। ये प्रकाश की है, जिसमें सिर्फ प्रकाश के बारे में पढ़ना है। प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश से और भी कितने घटनाएं हो सकती है, अजीबो गरीबो चीज। और रियलिटी बात है कि हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश का इतना महत्व है, ठीक है, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर प्रकाश न हो ना, तो हमारे और आपके अस्तित्व का कोई मतलब ही नहीं। थोड़ा और टाइम पे आइए, कब टाइम हुआ है आप लोग के क्लास का? तो कहने का मतलब यह है कि प्रकाश आपका खूब खूब ऐसा आंख हो जो मतलब दीवार के आर पार देख सके, ऐसा अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी आंख को तो बताओ फिर भी, लेकिन अगर प्रकाश ना हो तो कोई फायदा है? तो प्रकाश होना जरूरी। अच्छा, ये प्रकाश के कारण से ही इतना खूबसूरती तुम दुनिया का बिखेर रहे हो, देख रहे हो, है ना। हम कहीं घूमने जाते हैं, पहाड़ देखकर, हरियाली देखकर, समुद्र देखकर खुश हो जाते हैं, है ना।
ऊपर में वो क्या बनता है 7 रंगों वाला इंद्रधनुष रेनबो, उसको देख के खुश हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे, कपड़ा की खूबसूरती, उसकी कलर कॉन्ट्रास्ट देख के खुश हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश है। अगर प्रकाश नहीं होता तो ये सारा खेल ही खत्म हो जाता। सब चीज ब्लैक एंड व्हाइट दिखता तो मतलब ही नहीं समझ में आता कि कौन से कौन कलर का है, कौन खूबसूरत है, कौन क्या, सारा ब्लैक एंड व्हाइट है ना। जैसे पहले टीवी में क्या होता था कि पहले आदमी के पास टीवी होता था ब्लैक एंड व्हाइट, तो वैसे केसेस पे आप याद कीजिए क्या होता था। मतलब आदमी गोरा रहे या काला रहे, सब गोरा ही दिखेगा है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन आज अगर कलरफुल दुनिया हो तो सबका अलग अलग अपना कलर दिख जाएगा, तो ये बड़ी बात है। तो फिलहाल प्रकाश का बहुत महत्व है अपने लाइफ में, पढ़ेंगे ये चैप्टर क्या होता है। अभी हम आपको सिर्फ वो इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अब प्रकाश की क्या होता है, इसके भाग क्या होते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना, वो तो हम लोग पूरे साल यही करना है, यही पढ़ेंगे। अगला है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड, रेडिएशन को हिंदी में विकिरण बोलते हैं। देखो इस दुनिया में ना सिर्फ दो ही चीज है अगर देखा जाए तो, एक रेडिएशन और एक मैटर। क्यों? क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में, इस दुनिया में, सिर्फ पूरे इस ब्रह्मांड में सिर्फ दो चीज है, द्रव्यमान और ऊर्जा। हम सब लोग कण हैं या पदार्थ, मैटर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग सबके पास द्रव्यमान है, मास। लेकिन कुछ ऐसे चीज है जिसके पास विकिरण है, ऊर्जा। फॉर एग्जाम्पल बल्ब, बल्ब है तो बल्ब के पास द्रव्यमान नहीं है, मास नहीं है, बल्ब के पास ऊर्जा है, एनर्जी। ठीक है। अच्छा यहाँ पे इतना सारा सामान इस क्लासरूम में रखा हुआ है, तुम देख लो हर एक चीज के पास मास है कि नहीं, सिर्फ लाइट को छोड़ के। इस बोर्ड के पास मास होगा कि नहीं, लेकिन इस बोर्ड से निकलने वाले लाइट के पास एनर्जी होगा, ऊर्जा होगा, है ना। दीवाल के पास मास है कि नहीं, बेंच के पास, इस पेन के पास, हाथ, उंगली, अंगूठी, लाइट सब के पास। लेकिन जिस ट्यूबलाइट के पास मास है, उस लाइट के पास क्या है, एनर्जी है। और बताओ कोई ऐसा चीज जो एनर्जी और मास को छोड़ के कुछ है यहाँ पे? हर चीज के पास मास है और एनर्जी है। और जिसके पास मास होता है उसको पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। यानी जिसके पास द्रव्यमान होता है उसको कण बोलते हैं, और जिसके पास एनर्जी होता है, दैट मीन्स ऊर्जा, उसको विकिरण बोलते हैं। तो इस नेचर में सिर्फ दो चीज है, विकिरण और पदार्थ। विकिरण के पास ऊर्जा होता है और कण और पदार्थ के पास द्रव्यमान यानी मास होता है ना। तो यही है विकिरण और, विकिरण और मैटर मतलब पदार्थ या द्रव्य बोल सकते हैं। द्रव्य, द्रव नहीं, द्रव मतलब लिक्विड, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। तो वो पदार्थ की अवस्था है अलग अलग तापमान पे। मतलब एक ही पदार्थ अलग अलग रूप में रह सकता है। जैसे आप ही यहाँ पे मेरे लिए स्टूडेंट हो, है ना, अपने दोस्त के लिए फ्रेंड हो, दोस्त हो, बाहर जाने के बाद अपने मम्मी पापा के लिए क्या हो, बेटे हो, है ना, भाई बहन के लिए अपने भाई हो, दीदी हो, भैया हो, है ना, यही सब हो। तो कहने का मतलब यह है कि हर एक ही पदार्थ अलग अलग रूप में, जैसे आपका अलग अलग जगह पे अलग अलग रिलेशन है, उसी तरह यहाँ भी ये भी है। तो विकिरण और द्रव्य, पदार्थ भी बोल सकते हैं, ये द्रव्य है, नॉट द्रव, द्रव्य, ठीक। तो विकिरण और द्रव्य का द्वैत गुण, द्वैत गुण, द्वैत गुण को डुअल नेचर बोलते हैं। द्वैत मतलब दो प्रकार का गुण, डुअल नेचर। अब दो गुण क्या है वो चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। डुअल नेचर, जैसे आपके मोबाइल में होता है डुअल सिम का फोन है, मतलब आपके फोन में दो सिम लग रहा है ना। अब डुअल सिम ही होता है लगभग, है ना, अब ट्रिपल सिम नहीं आता। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एटम्स मतलब तो सबको पता है परमाणु, और न्यूक्लियाई मतलब नाभिक। तो परमाणु और नाभिक, परमाणु और नाभिक, इसके बारे में पढ़ना है। मतलब केमिस्ट्री का भी टॉपिक इसमें घुसेगा। फिजिक्स आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाएगा, बायोलॉजी भी पढ़ाएगा, फिजिक्स तो खुद फिजिक्स सही है। अब मैथ्स पे तो ही डिपेंड है, मैथ्स तो छोड़ेगा ही नहीं आपको, है ना। तो और लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज मतलब कि वैद्युतीय यंत्र, वैद्युतीय यंत्र या वैद्युतीय युक्ति भी बोल सकते हैं। एक और लेसन है यूनिट 10 जो यहां से काटा हुआ है, क्योंकि वो चैप्टर सीबीएसई से हटा दिया गया, बिहार बोर्ड में अभी भी वो चैप्टर है, ठीक है। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ था, मतलब ये सीबीएसई का पैटर्न था, लेकिन बिहार बोर्ड में अभी भी वो चैप्टर है। सीबीएसई से वो चैप्टर हटा दिया गया। सीबीएसई से बहुत सारा चीज हटा गया, मतलब ये चैप्टर तो हटाया ही, इसके बाद ये जो सब चैप्टर दिख रहा है ना, इसमें से भी कुछ कुछ टॉपिक को हटा दिया है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को हटा दिया है जो सीबीएसई में पढ़ना ही नहीं। लेकिन बिहार बोर्ड कुछ को नहीं हटाया है। मतलब बिहार बोर्ड अपने आप को सबसे ज्यादा काबिल बोर्ड मानता है ना।
वो बाकी सीबीएसई सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बोर्ड है वो हटा दी है, ठीक है। तो जैसे आप है ना, अभी आप काबिल देख रहे हो, बिहार बोर्ड कितनी काबिल हो गई है कि बच्चे को 5-5 बजे तक रख रहा है ना। तो बच्चे बच्चे पढ़ेंगे या पगला जाएंगे, नो डाउट। और सबको पता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन अगर ना हो, प्राइवेट संस्थान, तो कितना एजुकेशन बढ़ेगा वो सबको पता है ना। क्योंकि प्राइवेट चीजों से क्या फायदा है, प्राइवेट चीजों में कंपटीशन होता है। कंपटीशन मतलब अगर हम अच्छा नहीं पढ़ाते तो दूसरे टीचर के पास बच्चा चला जाएगा, है ना। वो वहां वो अच्छे नहीं पढ़ाते तो फिर मेरे पास बच्चा आ जाएगा। तो ये कंपटीशन है, तो लोग अपनी क्वालिटी बढ़ाते जाते हैं, है ना, कुछ ज्यादा देने का कोशिश करता है, और इससे बच्चे को फायदा मिल जाता है। लेकिन गवर्नमेंट में तो बच्चा लाचार है, वहां तो कंपटीशन नहीं है, एक से एक जगह पे एक ही गवर्नमेंट स्कूल है ना। तो वहां पे कंपटीशन नहीं है, तो जो मिल रहा है लो, नहीं लेना है, मत लो, उससे मेरा क्या। ये चीज है, लेकिन खैर जो भी है। तो लास्ट एक चैप्टर है जिसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। कॉम्युनी कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसको हम लोग संचार व्यवस्था का नाम देते हैं। अब इसमें आपको पढ़ना है जैसे इंटरनेट क्या गूगल क्या है ना, व्हाट्सअप क्या है, फेसबुक क्या है, इंस्टाग्राम क्या है ना, ट्विटर क्या है, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन, ये सब आप इस पे शॉपिंग करते हो, ये सब का एक्चुअल मतलब क्या है ना, ये सब चीज के बारे में पढ़ना है। मोबाइल में सिग्नल कैसे प्रोवाइड होता है, हम यहाँ से बोल रहे हैं दूसरे जगह आवाज चला जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है ना। एक देश, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में इतना बड़ा समुद्र है, फिर भी सिग्नल चला जा रहा है। यहाँ हम लोग रजाई के नीचे चल जा रहे हैं, सिग्नल गायब हो जा रहा है ठंडे के दिन में, है ना। और ये एक समुद्र से दूसरे समुद्र के बीच में चला जा रहा है, एक बीच में एक बिल्डिंग आ रहा है, और हम इधर फिर भी मतलब इंटरनेट आर पार चला जा रहा है। और रजाई रजाई पता नहीं क्या कर दे रहा है, इंटरनेट ही भाग जाता है ना, रील्स के लिए बाहर निकलना पड़ता है, कान में फिर ठंडा लगता है अंदर घुसने, है ना। और सबसे ज्यादा तो रजाई में मजा है ना, मम्मी पापा से बचे रहे, और अंदर अंदर मोबाइल चलाते रहे, आवे तो बस टुक से रख देना है नीचे, जबकि मम्मी पापा देख भी लेते हैं कि चला रहा था, क्योंकि ऊपर तो दिखते रहता है ना। खैर कोई नहीं, अपनी अपनी बातें हैं। तो समझ गए, ये आपकी सिलेबस, ठीक, बुक 1 और बुक 2। अब देखो कितना भाग हुआ, टोटल 10 ना, टोटल 10 भाग है, ठीक है। और 10 भाग में हम आपको 24 लेसन पढ़ाएंगे। टोटल आपको 12th में हम आपको 24 लेसन पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो आपको 14 लेसन पढ़ना है, हम आपको 24 लेसन कराएंगे, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी का काम क्या, बहुत पतला होता है वो बुक, एक ही सेक्शन में बहुत सारा चीज दे देता है। तो हम आपको पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ाएंगे। जैसे एक सेक्शन खत्म हुआ, वो एक लेसन 1 के रूप में हुआ, उस चैप्टर को करवाने के बाद उस चैप्टर की न्यूमेरिकल्स, उस चैप्टर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और उसी चैप्टर में जितने भी वीवीआई क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है वो करवा लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अगले चैप्टर में चलेंगे। तो इस तरह से हम लोग टोटल 24 लेसन करेंगे। और संडे स्पेशल करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स का पैटर्न, जिसमें बोर्ड एग्जाम का न्यूमेरिकल नहीं होगा। आप रेगुलर क्लास में आप सब चीज पढ़ोगे बोर्ड एग्जाम के लिए, जिससे आप 12th पास आउट करोगे। संडे को जो स्पेशल क्लास चलेगा उसमें बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई नहीं होगी, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाएंगे जो बाकी के एग्जामों में आता है, जैसे एयरफोर्स में आता है, इंडियन नेवी में आता है, सारा इंटरमीडिएट पे ही बेस्ड है। या फिर आप आर्मी उर्मी का भी एग्जाम दोगे तो उसमें आएगा, बिहार पुलिस का एग्जाम दोगे उसमें भी वो सब क्वेश्चंस आएगा साइंस का, है ना। तो वो सारे क्वेश्चंस, फिर आईआईटी का, नीट का क्वेश्चंस, ये सब संडे करवाया जाएगा, सिर्फ संडे। संडे आपका 1.5 घंटे का क्लास होगा, 1.5 घंटे फिजिक्स का, 1.5 घंटे मैथ्स का, वो। और बाकी दिन आपका जो क्लासेज होगा वो आपका मंडे टू सैटरडे वो आपका रेगुलर क्लास होगा, जो बोर्ड एग्जाम पढ़ाया जाएगा। सिलेबस समझ चुके होंगे मे, समझ गए। अब इसको आप नोट करोगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट करने का काम बाद में। देखो अब हम सबसे पहले आपको बुक 2 ही पढ़ाएंगे, और हम हमेशा बुक 2 ही पढ़ाते हैं। बुक 2 पहले इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है ना, ये वाली, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आपको कैलकुलस आना चाहिए। हम आपको पहले ही बताया फिजिक्स बिना मैथ्स का नहीं पढ़ सकते। इस वाले भाग में आपको कैलकुलस आना चाहिए पढ़ने के लिए। कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। बहुत बड़ा सेक्शन है 12th का। अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यानी कि कैलकुलस नहीं आता है तो आप इंजीनियरिंग तो कोई बच्चा नहीं कर सकता है, किसी भी बच्चा से इंजीनियरिंग नहीं होगा अगर वो नहीं आता है। तो इंजीनियरिंग के लिए आपको कैलकुलस आना ही चाहिए, ठीक है। तो जब तक हम मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ना है सेकंड बुक में, तो हम लोग मैथ्स का फर्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे, तो जिसमें मैथ्स आगे बढ़ते जाएगा। और जब तक ये वाली पार्ट खत्म होगा तब तक मैथ्स का भी एक पार्ट खत्म हो चुका होगा, इंटीग्रेशन तक हम लोग जा चुके होंगे। तो फिर ये चैप्टर पढ़ने में आपको सारा चीज समझ में आएगा, क्योंकि खाली डेरिवेशन है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ से, और मजा भी आएगा क्योंकि ये चैप्टर आपने पढ़ भी रखा है थोड़ा बहुत क्लास 10th में प्रकाश के बारे में, लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि क्लास 10th में आपने कुछ नहीं पढ़ा।
यहाँ जो आप पढ़े होंगे उसके कंपैरिजन में आपने 1% भी नहीं पढ़ा था। इतना सारा टॉपिक है, और प्रैक्टिकल्स तो हर चीज दिखाएंगे हम आपको कि लाइट अगर इंसिडेंट किया, आपतित किया, तो आपने देखा था जितना कौन से आपतित करता है उतने कौन से परावर्तित होता है। हम आपको लाइव करके भी दिखाएंगे कि देखो ऐसा होता है कि नहीं, और एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करेंगे कि देखो ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है। फिलहाल आप लोग क्लास मिस मत कीजिएगा एनी हाउ, और होमवर्क जरूर करिएगा। ठीक है, और फिजिक्स में हम आपको जो भी बताएंगे, जो जैसे पढ़ाए उसी समय याद हो जाएगा, इसकी गारंटी। बट डिपेंड ये करता है, अगर आपको हमेशा याद रहे इसके लिए आपको घर पे भी थोड़ा पढ़ना। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। चलिए देखिए, तो हम लोगों को सबसे पहले यहां पे पढ़ना है जिसका नाम है ऑप्टिक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी। अब सुनो, हर बच्चा ध्यान देगा। साइंस क्या है, साइंस के टाइप्स कितने हैं, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के भाग कितने हैं, ये सब हम 11th में पढ़ा चुके हैं शुरुआत में ही। ठीक है, तो उसमें हम टाइम बर्बाद नहीं करते, हम अपने सीधे टॉपिक्स पे आते हैं। ऑप्टिक्स, सबसे पहले आपको ऑप्टिक्स पढ़ना है, और ये पार्ट, ठीक है, 5 है, 5वां भाग। ठीक है, और बुक 2 है। बुक क्या है? ठीक। अब सुनो, सबसे पहले ये सीखते हैं कि अभी लेसन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि प्रकाशिकी उस भाग को क्या बोलते हैं। तो सब लोग को एक बार में याद हो जाएगा, सुनना। प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है, प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम प्रकाश, ठीक है, प्रकाश के गुण तथा प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्रकाश, प्रकाश के गुण और प्रकाश से संबंधित सभी घटना, जैसे घटना में प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विकिरण, ऐसा बहुत सारा चीजों का ये सब नाम सुने होंगे, लेकिन और भी कुछ जिसका नाम नहीं सुने होंगे, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, ये सब नया चीज जो अब आएगा। ठीक है ना, अब आने वाला है ये सब। परावर्तन अपवर्तन तो आपने पढ़ लिया था। तो प्रकाश की विज्ञान या विज्ञान की भी बोल सकते हैं, या भौतिकी की भी बोल सकते हैं। तो विज्ञान या भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम प्रकाश, प्रकाश के गुण, है ना, संचरण भी बोल सकते हैं। प्रकाश का संचरण मतलब प्रकाश कैसे कैसे चलता है, प्रकाश के जितने भी घटनाएं हैं सभी चीजों के बारे में हम क्या करते हैं? अध्ययन। थोड़ा वो छूटा लगे कि एक आध लाइन छूट रहा है, मतलब एक आध टॉपिक छूट रहा है, इत्यादि लगा दीजिए। ऐसे बहुत सारे चीज हो सकते हैं। तो चलो, ये ऐसे डिफिनीशन हमेशा कैसे लिखना है, आपका नोट्स कैसे बनना चाहिए, ये हेडलाइंस हो गया। ठीक, उसके बाद आप स्टार बनाओगे, ठीक है, और प्रकाश की लिखोगे। हिंदी मीडियम के सारे बच्चे हैं इसमें, तो पहले हिंदी लिखेंगे और इसका इंग्लिश जरूर लिखेंगे, क्योंकि हम बार बार बताते हैं कि अगर आपने इंटर के बाद, अगर आप ग्रेजुएशन किए और अगर आपने गलती से साइंस ले लिया, और साइंस लेने में ज्यादा बढ़िया चीज है, तो साइंस में हिंदी मीडियम नहीं होता है, इंटर के बाद सिर्फ इंग्लिश मीडियम होता है। तो थोड़ा बहुत इंग्लिश अभी से भी अगर पता रहेगा तो आगे काम आएगा, है ना, कम से कम एटलीस्ट हेडलाइन तो पता होना चाहिए, है ना। तो ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की, अब लिखने ये हेडलाइन दे दिए। तुमने ऐसे चौथाई छोड़ रखते हो चौथाई ऐसे, ठीक है, हम नहीं छोड़ रहे यहाँ पे, मतलब छोड़ा हुआ है सब। तो तुमको लिखना क्या है, ऐसे हेडलाइन देके थोड़ा पीछे से लिखना है, ठीक है, ऐसे यहां से, प्रकाशिकी भौतिकी की, या विज्ञान भी लिख सकते हैं, भौतिकी की एक ऐसी शाखा है जिसमें, ठीक है, जिसमें हम प्रकाश, इसके गुण, इसके संचरण, ठीक है, इससे संबंधित घटनाएं ना, इससे संबंधित घटनाएं, समझे बात, घटनाओं लिख सकते हैं। यहां से शुरुआत किए, लेकिन अगला लाइन शुरू में चल जाएंगे जहां से शुरुआत हुआ है, ऐसे। तो प्रकाश की भौतिकी की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम प्रकाश, इसके गुण, इसके संचरण, इससे संबंधित घटनाओं इत्यादि ना, इत्यादि का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। आसान है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाशिकी के प्रकार। क्या के प्रकार? प्रकाशिकी के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी के प्रकार। ठीक है,
तो प्रकाशिकी के प्रकार अब क्या है, इस चीज के बारे में हम लोग स्टडी करें थोड़ा। देखिए यहां से प्रकाशिकी के दो प्रकार, ठीक है, प्रकाशिकी के कितने प्रकार, दो प्रकार, ठीक है, जिसमें पहला यहाँ है के बाद ऐसे हाइफन दे देंगे, डैश इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर छोटा सा सपोज मान लो कि लिखते हैं भाई बहन, भाई बहन, तो ऐसे देते हैं, है ना, तो ये हाइफन है, हाइफन, इसको हाइफन बोलते हैं। कोई वर्ड इन एक सेंटेंस इन, लेकिन वो सेंटेंस में अभी भी उसके बारे में कुछ लिखना है, जैसे हमने लिखा कि इसका दो प्रकार है, लेकिन ये दो प्रकार क्या है वो भी लिखना बाकी है, लेकिन वो सेंटेंस खत्म हो चुका है, तो वहां पे हम लोग डैश देते हैं। सीधे याद रखना है हाइफन और डैश, हाइफन और डैश में 4 लेटर है, हाइफन में 4 से ज्यादा लेटर है, तो हाइफन बड़ा वर्ड है लेकिन वो अपने छोटा है, ऐसा उल्टा याद रखना, और डैश छोटा वर्ड है, ये बड़ा लाइन खिंचाता है, तो ये डैश है और ये हाइफन है। क्लियर है बात, ये सब याद रखोगे। तो ऐसे हमने हाइफन दे दिया, सॉरी डैश दे दिया, तो सबसे पहला जो भाग है उसका नाम है किरण प्रकाशिकी। कौन प्रकाश की, जिसको हम लोग इंग्लिश में रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स। अब किसी लड़की का नाम अगर किरण होगा तो वो नाम रे कुमारी रखेगी, नहीं, कैसे रखेगी, किरण कुमारी ही रखेगी, है ना। इसका वो इंग्लिश ने वो होता है, नेम तो होता है हमेशा, चाहे वो हम इंग्लिश में बोले या किसी में, नेम तो वही होगा, है ना। तो रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाश की, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, अभी बताते हैं, दोनों नाम लिख ले, किरण प्रकाश की और एक तरंग प्रकाश की, ठीक है। तरंग प्रकाश की को हम लोग इंग्लिश में वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स, ठीक। दोनों का एक अलग अलग नाम है, लेकिन ये फेमस इसी नाम से, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की, यानी रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। क्लियर है। किरण प्रकाश की को एक और हम नाम दे सकते हैं जिसका नाम है ज्यामितीय प्रकाश। कौन प्रकाश की, ज्यामितीय। अब ज्यामिति तो तुमने मैथ्स में पढ़ा था, उसमें रचना उचना का थ्योरी पढ़ना था, कंस्ट्रक्शन का रचना वगैरह करते थे। तो ये जो रे ऑप्टिक्स है ना, खाली रचने का थ्योरी है, हर एक टॉपिक में तुमको फिगर दिखाई देगा, हर एक टॉपिक, ठीक है ना, फिगर के बिना यही होगा ही नहीं। तो रे ऑप्टिक्स, और इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दूसरा जो भाग है वो है तरंग प्रकाश की। क्लियर है। तरंग प्रकाश की को हम लोग भौतिक प्रकाश की के नाम से भी जानते हैं, नॉट भौतिकी, भौतिक, भौतिकी तो फिजिक्स हो गया ना इंग्लिश उसका, भौतिक प्रकाश की, जिसको हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स बोल सकते हैं। कौन ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। अब इसकी डिफिनेशंस, अब देखो किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की क्या है, तो हम इस भाग में प्रकाशिकी के इस भाग में ध्यान से सुनना, डिफिनेशन याद हो जाएगा। प्रकाशिकी के इस भाग में हम लोग प्रकाश के कणिका सिद्धांत के बारे में अध्ययन करते हैं। आप सोचोगे कि कणिका सिद्धांत क्या होता है, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम न्यूटन था, ठीक है। न्यूटन ने यह बताया था कि प्रकाश जो होता है, जो किसी माध्यम अगर संचरित करता है ना, तो छोटे छोटे कण के रूप में संचरित होता है, छोटा छोटा कण, ठीक है। ये उन्होंने बताया था कि माध्यम जो है वो छोटे छोटे कण के रूप में संचरित होता है, ठीक। जबकि एक और नए वैज्ञानिक आगे जाके आए और उन्होंने बताया कि प्रकाश कण के रूप में माध्यम में संचरित नहीं होता है, तरंग के रूप में संचरित होता है। तो इस तरह से दो नेचर बना, और दोनों थ्योरी कुछ साल तक न्यूटन वाला थ्योरी सही माना गया, कुछ साल तक हाइगेंस वाला थ्योरी सही माना गया, और उसके बाद दोनों थ्योरी गलत हो गया, एक नया थ्योरी आया। तो पढ़ेंगे क्या क्या था वो नया थ्योरी। फिलहाल अभी शुरुआत करते हैं न्यूटन के कणिका सिद्धांत से। तो प्रकाशिकी के इस भाग में, ठीक है, पीछे से ना थोड़ा सा, प्रकाशिकी के इस भाग में, प्रकाशिकी के इस भाग में हम प्रकाश के कणिका सिद्धांत, प्रकाश का क्या, कणिका को इंग्लिश में कॉर्पस बोलते हैं, ठीक है, कॉर्पस। तो प्रकाश के इस भाग में हम प्रकाश के कणिका सिद्धांत, ठीक है। तो पूरा हो जाएगा, एक ही साथ काम करते हैं, पूरा इंग्लिश एक ही साथ लिख देते हैं, कणिका सिद्धांत,
यानी कॉर्पस्क्यूलर नेचर। क्या हो जाएगा? कॉर्पस्क्यूलर नेचर। यानी प्रकाशिकी के इस भाग में हम प्रकाश के कणिका सिद्धांत यानी कॉर्पस्क्यूलर नेचर के बारे में अध्ययन करते हैं। याद रहेगा? एक काम करते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। देखिए, तो प्रकाशिकी के इस भाग में हम प्रकाश के कणिका सिद्धांत कॉर्पस्क्यूलर नेचर के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, यह सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, दिया गया। यह जो सिद्धांत था वो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया। ठीक है, और इनके अनुसार ये था, इनके अनुसार यह कहा गया कि प्रकाश जो होता है वो एक छोटे छोटे कण के रूप में, यानी एक छोटा छोटा कण के रूप में किसी किसी सतह को, ठीक है, किसी सतह को शूट करता है, यानी किसी सतह को मारता है, किसी सतह पे आपतित होता है छोटे छोटे कण के रूप में। ठीक है, यानी हम इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा। देखिए, यहां से पैराग्राफ चेंज करेंगे तो यहां से लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश किसी माध्यम में, प्रकाश किसी छोटे छोटे, है ना, कण के रूप में संचरित होते हैं, कण के रूप में संचरित होते हैं। ठीक है, तथा किसी सतह से टकराकर, सतह से टकराकर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन जैसे घटना, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जैसे घटना व्याख्या करते हैं। तो इन्होंने ये बता दिया, इस प्रकाश के कणिका सिद्धांत में इन्होंने ये बता दिया कि प्रकाश किसी माध्यम में छोटा छोटा कण के रूप में चलता है। मतलब ये प्रकाश जो आ रहा है ना, अगर हम इसको गौर से माइक्रोस्कोप द्वारा देखें तो उनका कहना था कि इसमें छोटे छोटे कण होंगे। ठीक है, और हर कण क्या होता है, किसी सतह को जाके सतह से टकराएगा और टकरा के दो घटना देगा, या तो प्रकाश का परावर्तन दे दे या तो अपवर्तन दे दे। तो न्यूटन का सिर्फ यही कहना था कि प्रकाश का सिर्फ दो ही घटना होता है, परावर्तन और अपवर्तन। और यही तो इनकी कमी रह गई, क्योंकि प्रकाश की और भी घटनाएं होती थी जिसका व्याख्या ही नहीं कर पाए। तो इनके थ्योरी का मान्यता कम दिया गया, लेकिन जो शुरुआत हुआ उस चीज को तो पढ़ेंगे ना एटलीस्ट। उन्होंने क्या बताया, इस थ्योरी को काटा गया, आगे चल के एक नया थ्योरी दिया गया, लेकिन इनके द्वारा क्या बताया गया वो आप पता चल गया। तो छोटे छोटे कण के रूप में किनके द्वारा, न्यूटन के द्वारा यह चला। तो न्यूटन क्या बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश किसी माध्यम में किस कण के रूप में चलता है, छोटे छोटे कण के रूप में संचरित होता है, और किसी सतह से टकरा के ये दो तरह का घटना देता है। कौन कौन? प्रकाश के परावर्तन का घटना देता है और अपवर्तन जैसे घटना देता है, इसका व्याख्या करता है। क्लियर है? इन्होंने अपने थ्योरी में एक और कमी कर दी। ठीक है, एक कमी तो ये हो गया कि दुए घटना बताए, परावर्तन और अपवर्तन, जबकि और भी घटना होती थी। लेकिन अपने इस सिद्धांत में इन्होंने एक और कमी किया, और वो क्या, वो बताते हैं। अपने इस सिद्धांत में उन्होंने बता दिया ना कि प्रकाश सघन माध्यम में विरल माध्यम की तुलना में ज्यादा तेज चलता है, और ये बिल्कुल गलत है। आप एक बात बताओ, जहां भीड़ भाड़ वाली जगह रहे वहां तेज दौड़ पाओगे? तेज कहां दौड़ सकते हैं? जहां खाली जगह। हवा और पानी की तुलना में आप तेज कहां दौड़ सकते हैं? पानी में आप थोड़े तेज दौड़ पाओगे। तो जो सघन है, सघन मतलब ज्यादा घना, उसमें प्रकाश तेज थोड़े चल सकता है। कहां चलना चाहिए? विरल में। और उन्होंने ये बात उल्टा बता दिया कि सघन में ही प्रकाश ज्यादा तेज चलता है। तो ये दो चीज उन्होंने गलत बता दिया। पहला कि दो ही व्याख्या कर पाए, दो ही घटना, और दूसरा कि प्रकाश सघन माध्यम में ज्यादा तेज चल पाता है। तो यहाँ पे हम एक नोट पॉइंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नोट पॉइंट।
न्यूटन के अनुसार, दिख रहा होगा सबको, पीछे वाले बच्चा को वो उस वाले बोर्ड में दिख जाएगा, उस वाले टीवी में, है ना। तो न्यूटन के अनुसार, ठीक है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश की किरण विरल माध्यम की अपेक्षा, विरल माध्यम की अपेक्षा मतलब तुलना में, की अपेक्षा सघन माध्यम में ज्यादा तेज गति से क्या कर सकती है, गमन कर सकती है, से गमन करती है। ये थ्योरी गलत है, लेकिन हम क्या करें, अब न्यूटन बता दिए तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा। वास्तविकता है कि थ्योरी गलत है, लेकिन न्यूटन के अनुसार जो बात बताया गया वो तो मुझे बताना पड़ेगा, है ना। चलो, तो ये है तेज गति से। अच्छा, एक चीज याद रखना, जैसे कभी भी हम लोग ऐसे बोलते हैं कि प्रकाश गमन कर रहा है, ये नहीं बोल रहे कि प्रकाश चल रहा है, गति कर रहा है। देखो, जिस चीज के पास, चलना भी बोल सकते हैं, लेकिन जिस चीज के पास द्रव्यमान हो ना, उसको हम बोलेंगे कि वो गति कर रहा है। जैसे हम दौड़ रहे हैं तो हम गति कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं तो आप गति कर रहे हैं, ये पेन दौड़ रहा है तो ये पेन गति कर रहा है, ठीक है। इसी गति शब्द को हम गमन में बदल देंगे अगर ऊर्जा का बात आ जाए, ठीक है। जैसे प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, तो प्रकाश अगर माध्यम में चल रहा है, दौड़ रहा है ना, तो हम उसको गति ना बोल के गमन बोले, गति ना बोल के क्या बोलेंगे, गमन। बस ये चीज याद रखना है, ठीक है। और गमन को इंग्लिश में ट्रांसमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो प्रकाश ट्रांसमिशन कर रहा है, गमन कर रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है ना। गमन करना यानी ट्रांसमिशन, ठीक है। गमन करना भी बोल सकते हैं। अच्छा, ट्रांसमिट होना, कहीं कहीं लिखा होगा ट्रांसमिट होना, मतलब गमन हो रहा है, ठीक है ना। तो वो ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट अलग अलग वर्ड आपको दे सकता है। फिलहाल आप ये समझ चुके होंगे कि प्रकाशिकी का, किरण प्रकाश की या ज्यामितीय प्रकाश की क्या होता है। मतलब इनके अनुसार प्रकाश किस रूप में चलता है, एक छोटे छोटे कण के रूप में, और किसी कण जो है वो सतह से टकराता है, और टकराने के बाद प्रकाश की कितनी घटनाएं दे सकती है, कौन कौन। इसके अलावा उन्होंने कोई व्याख्या नहीं बताया, तो ये कमी हो गई उनकी। और दूसरा, सघन माध्यम की अपेक्षा विरल में ही वो ज्यादा तेज चलवा रहे थे, ये भी उनकी कमी हो गई, ठीक है। तो एक और चीज, न्यूटन के कणिका सिद्धांत की कमियां, है ना। इंग्लिश, लिमिटेशन मतलब कमियां ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, ठीक है। ये इनकी कमी हो गई। देखो, पहला, यह प्रकाश के केवल दो ही घटनाओं, कौन कौन, परावर्तन और तथा अपवर्तन का व्याख्या कर पाए, जबकि प्रकाश की और भी घटनाएं होती है ना, प्रकाश की अनेक और भी घटनाएं होती है। तो पहली इनकी ये कमी हो गई। दूसरा, प्रकाश इनके अनुसार प्रकाश की किरण सघन माध्यम में ना, सघन माध्यम में, ठीक है, ज्यादा तेज गति से तेज गमन करती है ना, तेज गमन करती है, जो कि, ठीक है, प्रायोगिक रूप से गलत है। प्रायोगिक रूप से क्या है, गलत है, असत्य है, लिखते हैं। प्रायोगिक रूप से क्या है, असत्य है,
क्योंकि प्रायोगिक रूप से तो विरल में ज्यादा तेज चलना चाहिए। तो ये इनकी दो कमी हो गई, ठीक है। और बाकी इसकी दूसरी भाग तो आज नहीं हो पाएगा, टाइम ओवर। कल से क्लासेस का टाइम बिल्कुल आपको 8:15 में ज्वाइन करना है, ठीक है। हम 8:15 में स्टार्टअप करेंगे, क्योंकि मुझे भी तो टाइम चाहिए और एटलीस्ट, है ना। आप लेट आओगे, मुझे 9 बजे छोड़ना भी है, क्योंकि आपके बहुत सारे बच्चे का नेक्स्ट क्लास भी होगा, ठीक है। तो हमको टाइम पे क्लासेस खत्म करना है। एक और चीज, जो बच्चे स्टार्टअप है, क्लासेस लगातार चलेगा, ठीक है। हर बच्चे 2 कॉपी खरीद लेगा, एक नोट कॉपी, ठीक है, और एक ऑब्जेक्टिव का कॉपी। ऑब्जेक्टिव का एक पतला स्पाइरल कॉपी खरीद लेगा, नोट का एक मोटा सा स्पाइरल कॉपी खरीद लेगा। हम कल बताया था, जो बच्चे नए हैं। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए मेरा नंबर लेके, ठीक है। जो भी न्यू बच्चे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए, उनको व्हाट्सएप पे अपना नेम लिख के भेज देना है, विलेज, क्लास 12th हो गया ना अब, ये तो फिक्स है। बैच का टाइम कितने बचे आप, क्योंकि बैचेज के टाइमिंग के अकॉर्डिंग ग्रुप अलग अलग है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ग्रुप जुड़ेंगे। तो मान लीजिए अब आप 8 बजे आते हैं, तो 8:15 में आते हैं ना, तो आप एम होता है ना 12 बजे से पहले, तो 12 बजे के बाद फिर पीएम, मतलब ये दोपहर वाला 12 ही पीएम हो जाएगा, और उसके बाद रात के 12 बजे के पहले तक पीएम, और फिर रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे के पहले तक एएम, ठीक है। बैच टाइमिंग, और उसके बाद एक फोटो खूबसूरत सा, है ना, चेहरा चमकते हुए, मेरा मोबाइल भी चमके लगे तुम लोग के चेहरा से। तो ये आप अपना नंबर लिख लीजिए, व्हाट्सएप में तुरंत ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और यही नहीं, हम आपको शाम में भी कुछ कुछ टॉपिक, जैसे आज ये क्वेश्चन हुआ, टॉपिक हुआ ना, तो ये टॉपिक से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जैसे हम पूछेंगे कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत किसने दिया, तो न्यूटन ने। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है वो हम ग्रुप में भेजेंगे, 5 को 10 को बना के, और आपको उसको फट से रात भर में अपना बना लीजिएगा, कल हम अगले दिन चेक करेंगे। तो सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, और ये सारा टॉपिक व्हाट्सएप ग्रुप से उतारेंगे। क्लियर है बात ना, ठीक है। 1 मिनट, फिजिक्स वाले बच्चे जाएंगे, मैथ्स वाले नहीं। वेट, रुको, क्या मोहन, ठीक है ना। तुम लोग कहाँ जा रहा है? फिर भी क्या दिक्कत है, पढ़ लो, कहाँ जाकर रहेगा। फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ्स तो पढ़ना चाहिए ना, है ना। उससे क्या दिक्कत हो रहा है, पढ़ने में तो पढ़ने से कुछ फायदा ही मिलेगा, है ना। तो पढ़ लो, क्या दिक्कत है ना, आगे चल के पढ़ लो। गुड मॉर्निंग। आप थोड़ा तो बस बहुत सारा बच्चा, आप बस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, ठीक है ना। मेरा नंबर लिख लिए आप, बस ग्रुप में, कहाँ घर है आपका? अच्छा, कहाँ घर है, तो बस शहर के पास पर है, तब तो सोचना ही नहीं है। बस आप नंबर पे जो जो हम बताए हैं वो आप मैसेज कर दें, ठीक है। आप ग्रुप में, हम आपको ज्वाइन कर देंगे, आप लोग कर लीजिए। आप लोग जुड़े थे ग्रुप, तो हाँ जुड़ ही, जैसे क्या है कि हम वीडियो बना के भेज देंगे, ठीक है ना। तो फिर आज टॉपिक है सबके लिए है, मतलब आज से बिल्कुल बैच ही स्टार्ट है, तो किसी को कोई समझ आया, ठीक है। चलिए इंग्लिश मीडियम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बॉयज लोग आगे से जाइए, तो आगे जाके बैठे, एकदम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिट 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 सिट।